कई दिन बीत चुके थे उस रात को, और अब वो याद भी ऐसे धुंधली पड़ने लगी थी जैसे वो सब सिर्फ एक सपना था। एक अजीब सा सुकून देने वाला सपना, जिसे याद करके भी यकीन करना मुश्किल था कि वो सच में हुआ था। इस दौरान मार्क्विस लिंडमैन अपने एस्टेट वापस लौट चुके थे और ड्यूक ने भी उसे बुलाने वाले खत भेजना बंद कर दिया था। ना कोई अचानक मुलाकात, ना कोई दबाव। धीरे धीरे पतझड़ खत्म हुआ और सर्दियों ने अपने ठंडे कदम रख दिए। लैला ने खिड़की खोली और ठंडी हवा को गहरी सांस के साथ अपने अंदर भर लिया। उसकी आंखें हल्की सी बंद हो गईं, चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान उभर आई। उसे सर्दियों की खुशबू बहुत पसंद थी। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी रही। ठंडी हवा उसके चेहरे और बालों को छू रही थी, जैसे उसे सहला रही हो। सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं जैसे पूरा जंगल ही हीरों से बना हो। वो उस नज़ारे में खो गई। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और चेहरे पर एक मासूम सी शांति। लेकिन धीरे धीरे ठंड उसकी उंगलियों को काटने लगी और उसने हल्का सा सिहर कर आखिरी गहरी सांस ली, फिर खिड़की बंद कर दी। वो मुड़ी और दिन की तैयारी करने लगी। आज स्कूल के बच्चों का चैरिटी परफॉर्मेंस था, जो शहर के टाउन हॉल में होने वाला था। इसलिए आज उसे थोड़ा ज़्यादा तैयार होना था। आज वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, बल्कि उसे खुद को एक सम्मानजनक, गरिमापूर्ण टीचर की तरह पेश करना था। कल की मीटिंग में प्रिंसिपल ने भी साफ साफ कहा था, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए मिस लिवलिन। और फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ ये भी जोड़ दिया, और उम्मीद है इस बार आप साइकिल से टाउन हॉल नहीं जाएंगी। ये याद आते ही लैला के चेहरे पर हल्की सी नाखुशी आ गई। उसने आईने में खुद को देखते हुए भौहें से कोड़ लीं। साइकिल चलाने में क्या बुराई है? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसके हाथ बालों में उलझे हुए थे। वो उन्हें सावधानी से गोद कर एक सुंदर सा चूड़ा बना रही थी। अब वो इसमें काफ़ी निपुण हो चुकी थी, बार बार ऐसा करने की आदत जो हो गई थी। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज़ गूंज उठी, ये बाल तुम पर अच्छे नहीं लगते। उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। चेहरे की शांति टूट गई और आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। वो जानती थी ये किसकी आवाज़ थी। ड्यूक। वो याद अचानक उसके सामने जिंदा हो गई। पतझड़ की वो दोपहर, प्लैटिनस रोड, जब सूरज की रोशनी उसके बालों पर पड़ रही थी और आईने में उसका प्रतिबिंब चमक रहा था। तभी उसने उसे देखा था। आईने में अचानक, बिना किसी आहट के। उसकी आंखें डर से हल्की फैल गई थीं और उसने तुरंत नजरें फेर ली थीं, जैसे आज भी वो उसकी आंखों से बचना चाहती हो। लेकिन फिर वही आवाज़, इस बार अलग थी। खूबसूरत हैं तुम्हारे बाल, पंखों जैसे। ये याद आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चेहरे पर हल्की लाली आ गई और आंखों में एक अजीब सी उलझन। उसे उसके ताने कभी इतना परेशान नहीं करते थे जितना उसके वो अचानक दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स, खासकर तब जब वो उसे अपनी ठंडी भावहीन आंखों से देखता था। लैला ने खुद को संभाला और फिर से बालों को ठीक करने लगी। आईने में अपने साइड प्रोफाइल को ध्यान से देखा, हल्की सी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अब वो तैयार थी। एक बात अच्छी थी, उस रात के निशान, उसके कंधों पर पड़े नीले दाग अब धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे। ड्यूक ने उस रात अपना वादा निभाया था। हालांकि जब वो उसे अपने कमरे में ले गया था तो लैला डर से कांप रही थी। उनके बीच का माहौल इतना भारी था जैसे हवा में भी तनाव महसूस हो रहा हो, जैसे हर सांस में तनाव खुला हो। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। हर बार जब उसने उसके जख्मों पर हल्के से होंठ रखे, उसका स्पर्श और भी नरम होता गया। वो उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसे संभाल रहा था। उसने बहुत ही सावधानी से उसके घावों पर मरहम लगाया ताकि दर्द कम हो सके, और फिर उन्हें धीरे धीरे पट्टियों से ढक दिया। उसकी हर हरकत इतनी शांत, इतनी सटीक थी कि वो किसी डॉक्टर से कम नहीं लग रहा था, और उसकी नीली आंखें लगातार उसी पर टिकी हुई थीं, यहाँ तक कि जब लैला धीमे धीमे अपने कपड़े वापस पहन रही थी, अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी घड़ी पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इतना समय हो गया? वो घबराकर तुरंत उठी, आईने के सामने जाकर खुद को एक बार फिर देखा। चेहरे पर हल्की घबराहट लेकिन दृढ़ता भी। फिर वो तेजी से कमरे में इधर उधर घूमने लगी, आखिरी तैयारियों में जुट गई। आज उसने एक नई ड्रेस पहनी थी जो उसने अपनी कमाई से खास इस दिन के लिए खरीदी थी। वो जल्दी जल्दी अलमारी के पास गई और एक सही जूते की तलाश करने लगी। आखिरकार उसने हाई हील्स उठा ली। उसे पहले से अंदाजा था दिन के अंत तक उसके पैर दर्द से धड़कने लगेंगे, लेकिन आज उसे ये सब सहना ही था।
एक आखिरी नज़र खुद पर डालकर संतुष्ट होकर वो कमरे से बाहर निकल गई। अरे लैला, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अंकल बिल की आवाज़ में हैरानी और खुशी दोनों थीं। वो अभी अभी किचन से बाहर आए थे, हाथ में नाश्ता था। उनकी आंखें चमक उठीं, चेहरे पर गर्व साफ छलक रहा था। आज टाउन हॉल में सबसे सुंदर तुम ही लगोगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लैला हल्के से हंस पड़ी, चेहरे पर यकीन ना करने वाली मुस्कान थी। वहाँ मुझसे बेहतर कपड़े पहनने वाले बहुत लोग होंगे, उसने शांत आवाज में कहा। कई अमीर औरतें और युवा लड़कियां भी आएंगी। तो क्या हुआ? अंकल बिल ने तुरंत जवाब दिया। उनके सोने चांदी भी तुम्हारी चमक के आगे कुछ नहीं है। लैला ने आंखें घुमाई, लेकिन होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शायद मेरे अंकल की नज़र में तो नहीं, उसने प्यार से कहा और उनके सामने बैठ गई। तभी अचानक, ओ हाँ, मुझे अभी याद आया, अंकल बिल ने कहा और अपने गले की ओर इशारा किया। तुम्हारे पास जो नेकलेस है वो भी क्यों नहीं पहनती? लैला की भौहें पहले सिकुड़ी, फिर अचानक उसे याद आया। ओह, आप उस नेकलेस की बात कर रहे हैं जो आपने मुझे दिया था? हाँ वही, जो तुमने पिछले साल ड्यूक की पार्टी में पहना था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आज वो तुम्हारी ड्रेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अगर तुम नहीं पहनना चाहती तो बात अलग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम उसमें और भी खूबसूरत लगोगी। अंकल बिल को फैशन की ज्यादा समझ भले ही ना हो, लेकिन एक बात वो पूरी तरह जानते थे, उनकी भांजी की खूबसूरती सा कोई मुकाबला नहीं। उन्हें आज भी याद था ड्यूक की पार्टी की वो रात, जब लैला किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। सिर्फ एक रात के लिए ही सही, लेकिन वो उसे सच में एक राजकुमारी बना पाए थे, और यही याद उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान ले आई। लैला ने उनकी आंखों में वो खुशी देखी और हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। फिर वो उठी और अपने कमरे की ओर चल दी। अलमारी के पास जाकर उसने अंदर हाथ डाला। काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार उसे वो नेकलेस मिल गया। लैला ने धीरे से खुद को सीधा किया और बड़े ही ध्यान से उस नेकलेस को अपने नंगे गले के चारों ओर बांध लिया। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने क्लैस्प बंद किया, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी संतुष्टि आ गई। उसने आईने में खुद को देखा, गर्दन हल्की सी घुमाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नेकलेस ठीक से बैठा है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वो मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अंकल बिल के सामने आकर वो रुक गई। उसने अपने दोनों हाथ पीछे की ओर जोड़ लिए और हल्का सा सीना आगे निकालकर खड़ी हो गई, ताकि नेकलेस और भी उभर कर दिखे। उसके चेहरे पर एक शर्मीली नरम मुस्कान थी, आंखों में हल्की चमक। तो मैं कैसी लग रही हूँ? उसने धीमे विनम्र स्वर में पूछा। अंकल बिल की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्होंने कोई अनमोल चीज़ देख ली हो। अरे बिल्कुल परफेक्ट मेरी बच्ची, उन्होंने खुशी से कहा। उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे हल्के से गले लगा लिया। वो गले लगाना छोटा था, लेकिन उसमें सारा स्नेह समाया हुआ था। जब वो थोड़ा पीछे हटे तो उनकी आंखों के कोनों पर मुस्कान की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे हल्की सी चिंता भी छिपी थी। अब ध्यान रखना लैला, उन्होंने नरम लेकिन गंभीर आवाज में कहा। ज्यादा दूर मत भटकना। उनकी नजरें अब थोड़ी सतर्क हो गई थीं। आज तुम जिस तरह लग रही हो, बहुत लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर जाएगा, लेकिन उनसे सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें अपने लिए ही ले जाना चाहे। उनकी बात में मजाक नहीं था, बल्कि एक सच्ची चिंता थी। लैला ने उनकी बात ध्यान से सुनी और हल्के से सिर हिलाया। मैं ध्यान रखूंगी अंकल, आप चिंता मत कीजिए, उसने भरोसे के साथ कहा। दूर कहीं, इतनी दूर कि कोई पहचान भी ना सके, वो बस एक छोटी सी आकृति लग रही थी, लेकिन मैथियास के लिए उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। उसकी नज़रें जैसे उसे ढूंढने की आदी हो चुकी थीं। दूर से ही उसने उसे पहचान लिया। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो जानता था वो लैला ही थी, वही लड़की जो शिकार के मैदानों से गुजरते हुए महल के पीछे बने रोज गार्डन की ओर बढ़ रही थी। मैथियास ने सिर हल्का सा झुकाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जैसे कोई बात उसे अजीब लगी हो। आज ये पैदल काम पर क्यों जा रही है, उसने मन ही मन सोचा। उसने हल्की सी सीटी बजाई और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उंगली को थोड़ा ऊपर उठाकर इंतजार करने लगा। कुछ ही पल में एक छोटी सी चिड़िया उड़कर उसकी उंगली पर आ बैठी। वो उसे अपने चेहरे के पास ले आया और उसी के पीछे लैला की तरफ देखता रहा। वो खिड़की के पास टिक गया। पीछे लगे भारी रेशमी पर्दे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे उसे दुनिया से छुपा रहे हों। वो वहां खड़ा था, परछाइयों में, और फिर भी सब कुछ साफ देख रहा था। उसने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे वो उस चिड़िया को लैला से मिलवाना चाहता हो,
लेकिन अचानक वो चिड़िया उड़ गई और सीधा अपने पिंजरे में लौट गई। उसकी ये छोटी सी कोशिश अधूरी रह गई, लेकिन उसके लिए ये पूरी तरह बेकार भी नहीं थी, क्योंकि वो अब भी वहीं खड़ा था, खिड़की के पास। यहाँ तक कि जब लैला उसकी नज़रों से ओझल हो गई तब भी। ये उसका रोज़ का रूटीन बन चुका था। हर सुबह वो इसी खिड़की के पास आकर खड़ा होता, बस एक झलक पाने के लिए। वो इंतज़ार करता कि कब लैला उस छोटे से माली के घर से बाहर निकलेगी और जंगल के रास्ते से गुजरते हुए काम पर जाएगी। महल के इस कोने से वो उसे हमेशा देख सकता था, उसकी हर चाल, हर आदत, हर रोज़ का रास्ता, सब कुछ। क्या वो अब ठीक हो गई होगी? खिड़की के पास खड़ा मैथियास अनायास ही सोचने लगा। उसके दिमाग में बार बार वही आखिरी मुलाकात घूम रही थी। वो कितनी कमज़ोर लग रही थी उस दिन, उसका शरीर चोटों से भरा हुआ, हर सांस जैसे दर्द से भरी हुई। और फिर उसका कांपता हुआ शरीर जब वो उसके सामने टूट कर रो पड़ी थी। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए, हल्के लाल, और वो चमकती हुई हरी आंखें जिनमें दर्द भी था और कुछ ऐसा जिसमें वो खुद को खो सकता था। मैथियास ने गहरी सांस ली। उसे अफसोस हुआ कि उस रात के बाद वो उससे दोबारा नहीं मिल पाया। वो चाहता तो जा सकता था जैसे पहले जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उस रात उसके अंदर कुछ बदल गया था, एक अजीब सी भावना जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। मैथियास धीरे से खिड़की से हट गया और फायरप्लेस के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। उसने अनमने ढंग से पास रखे अखबार को उठाया, पन्ने पलटे, लेकिन उसकी नज़रें उन शब्दों को पढ़ ही नहीं पा रही थीं। उसका दिमाग बार बार उसी रात की तरफ लौट रहा था। वो आंसू जो लैला ने बहाए थे, वो उसे पहले भी कई बार रोते हुए देख चुका था, लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो अब उसकी यादों में गहराई से बस चुका था। रुको, उसे अपनी ही आवाज़ याद आई जब उसने उसे जाने से रोका था। उसने उसकी पट्टियां बांध दी थी और फिर उसे दवाई दी थी। ये दर्द कम करने की दवा है, इसे ज़्यादा मत लेना। लैला उस वक्त चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी नज़रें उस बोतल पर टिक गई थीं जो मैथियास ने उसकी तरफ बढ़ाई थी। उसकी आंखों में हल्की हिचकिचाहट थी, जैसे वो भरोसा नहीं कर पा रही हो। मैथियास ने अधीर होकर खुद ही बोतल खोली और उसकी ओर बढ़ाया। अचानक उसने उसका ठुड्डी पकड़ ली। लैला हल्का सा सिहर उठी, उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन उसने धीरे से उसका मुंह खोल दिया और दवा उसके अंदर डाल दी। कड़वा स्वाद, लेकिन लैला ने बिना विरोध के उसे निगल लिया। उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं, एक अजीब सी भावना के साथ जिसे समझ पाना मुश्किल था। मैथियास के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने उसे उस कड़वाहट से जूझते देखा। जब उसे यकीन हो गया कि उसने दवा ले ली है, तो उसने अपने रुमाल से उसके होठों के किनारे से बहती दवा को धीरे से पोंछ दिया। फिर उसने अपनी जीभ से एक टॉफ़ी निकाली और बिना कुछ कहे उसके मुंह में रख दी। लैला की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। आंसू फिर से उसके गालों पर बहने लगे और वो बस चुपचाप खड़ी रही। टॉफ़ी उसके मुंह में थी, लेकिन ना उसे थूका, ना निगलने की कोशिश की, बस चुपचाप सहती रही। मैथियास खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे उसके गालों को छूना शुरू किया। उसके आंसू उसकी उंगलियों को भिगो रहे थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसका स्पर्श थोड़ा कठोर था, जैसे उसे आदत ना हो, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था। उसकी उंगलियां उसके गालों पर ठहर गईं और फिर उसने धीमी आवाज़ में पूछा, अब भी दर्द हो रहा है? वो खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया। लेकिन जैसे ही ये सवाल उसके होंठों से निकला, उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना बेबस है, कितना लाचार। लैला ने बिना एक पल गवाए धीरे से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। उसके पास अब कुछ करने को नहीं बचा था। और तभी मैथियस ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। शुरुआत में लैला ने हल्का सा विरोध किया। उसका शरीर तन गया, जैसे वो दूर होना चाहती हो। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो हार मान गई। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया और उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी सिसकियां धीरे धीरे फिर से गूंजने लगीं। आंसू लगातार बहते रहे,
उसके होठों के बीच वो टॉफी अब भी थी, जिसे वो बस जीभ से इधर उधर घुमा रही थी, काफी देर तक, जब तक उसकी रुलाई धीरे धीरे थम नहीं गई। लेकिन तब तक मैथियस के स्वेटर का आगे का हिस्सा पूरी तरह भीग चुका था, उसके आंसुओं से। उस याद ने आज भी मैथियस के अंदर एक अजीब सी उदासी जगा दी। उसने गहरी सांस ली और वो अखबार एक तरफ रख दिया, जिसे उसने छुआ तो था लेकिन पढ़ा एक शब्द भी नहीं। वो कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और छत को घूरने लगा, लेकिन उसके दिमाग से वो तस्वीर हट ही नहीं रही थी, लीला का रोता हुआ चेहरा। अक्सर जब वो उसे रोते हुए देखता था तो उसे मजा आता था। एक खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, उसे ये देखना पसंद था। इसीलिए वो उसे बार बार तंग करता था, जानबूझकर। हालांकि कुछ पल ऐसे भी आते थे जब उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जब कोई और वजह उसे रुलाती थी। उस वक्त उसके अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भर जाती थी। वो चाहता था कि वो रोना बंद कर दे, क्योंकि उसे रुलाने का हक सिर्फ उसका था। सिर्फ उसके आंसू ही नहीं, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी उम्मीदें, उसके सपने, सब कुछ सिर्फ उसका होना चाहिए। लैला उसे पूरी तरह उसकी होनी चाहिए। लेकिन उस रात उसके आंसू कुछ और ही थे। उन्होंने मैथियस को ऐसा महसूस कराया जैसे वो हार गया हो, और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस हार को जीत में कैसे बदले। अजीब आंसू थे वो। आमतौर पर जब लैला रोती थी तो उसमें गुस्सा होता था, कभी डर, कभी घबराहट, और मैथियस उन हर भावनाओं का आनंद लेता था। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं था, ना गुस्सा, ना डर, जैसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों रो रही है। उसकी आंखें खाली सी लग रही थीं, और यही बात मैथियस को सबसे ज्यादा नापसंद आई। उसे उन आंसुओं से नफरत हो गई। वो चाहता था कि वो रुक जाए। उन आंसुओं ने उसके अंदर एक ऐसी भावना जगा दी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि जब उसने उसे काइलेट मैन के लिए रोते देखा था तब भी नहीं। उसका मन हुआ कि वो उसे झकझोर दे, या यहाँ तक कि उसे दर्द दे, बस इसलिए ताकि वो रोना बंद कर दे। एक अजीब असहज सी भावना उसके अंदर फैलती जा रही थी, लेकिन मैथियस को इससे कोई परेशानी नहीं थी। ये एहसास कुछ वैसा था जैसे किसी खुशबूदार शराब का नशा, धीरे धीरे चढ़ता हुआ और मन को उलझाता हुआ। फिर भी इसके साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे कुछ उसे घेर रहा हो, करीब आ रहा हो। वो उलझन में था, लेकिन उसी में एक अजीब सी संतुष्टि भी महसूस कर रहा था। हाँ, यह एहसास उसे काफी खुश कर रहा था। उसके अंदर एक अनियंत्रित खुशी उमड़ रही थी, ऐसी खुशी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये उस आनंद से बिल्कुल अलग थी जो उसे तब मिलता था जब वो लैला को तंग करता था, उसे रुलाता था। इस बार कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस करना चाहता था, और भी ज्यादा और पूरी तरह। उसने उसे इसलिए दूर नहीं किया था क्योंकि वो इस एहसास को खोना नहीं चाहता था। वो जानना चाहता था कि ये खुशी आखिर है क्या, और इसे पूरी तरह जीना चाहता था। लैला, उसने खुद को उसके हवाले कर दिया था। उसे वो पल साफ याद था जब उसने उसकी थकी हुई, टूट चुकी हालत को देखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्वीकृति थी, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। और तभी मैथियस ने उसके आंसू पोंछने शुरू किए, धीरे धीरे, नरमी से। उसके बालों को पीछे हटाया ताकि वो उसे और साफ देख सके उस धुंधली रोशनी में। वो बस उसे देखता रहा, और फिर उसने देखा। उसकी आंखों में जो हल्की सी उम्मीद थी वो अचानक बदल गई, सीधे डर में। इतना गहरा डर कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा उसके स्पर्श से। मैथियस ने इंतजार किया, लंबा इंतजार, कि वो फिर से सहज हो जाए, फिर से उस पर भरोसा करे, क्योंकि जो खुशी उसने पहले महसूस की थी वो अचानक गायब हो गई थी, और अब वो उसे वापस चाहता था। लेकिन कैसे? उसका जवाब वही था जो हमेशा से था,
हमेशा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी सोच की कड़ी टूट गई और उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आ गई। वो किसी जरूरी बात के करीब था, बस थोड़ा और समय मिलता तो शायद उसे जवाब मिल जाता। लेकिन जिंदगी अक्सर सबसे जरूरी पलों को ऐसे ही छीन लेती है, जैसे मुट्ठी में भरी रेत धीरे धीरे फिसल जाती है। मास्टर, मैं हैसन हूं। दरवाजे के बाहर से धीमी आवाज आई। अंदर आओ, मैथियस ने शांत स्वर में कहा। अब उसकी नजरें छत पर नहीं थीं, वो सीधा बैठ गया। दरवाजा खुला और हैसन अंदर आया। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक सम्मानजनक दूरी पर रुक गया। फिर उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया। मैडम एरिसी ने आज रात के आपके डिनर शेड्यूल के बारे में पूछा है। मैथियस की भौं हल्की सी उठी। मेरी माँ? उसने पूछा। जी, हैसन ने जवाब दिया। वो आज रात टाउन हॉल में होने वाले चैरिटी परफॉर्मेंस में मैडम नॉर्मा के साथ जाने वाली थी, लेकिन उन्हें बुखार हो गया है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगी। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, इसलिए उन्होंने पूछा है कि आप उनकी जगह मैडम नॉर्मा के साथ जा सकते हैं अगर आपके पास कोई और ज़रूरी काम ना हो। मैथियस ने हल्का सा सोचा। चैरिटी परफॉर्मेंस, उसने धीरे से दोहराया। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर हल्के हल्के टकराने लगी। जी, ये यहाँ के कई स्कूलों का परफॉर्मेंस है, हैसन ने जल्दी से बताया। यहाँ के गांव के बच्चे भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैथियस के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया, आज लेला इतनी सजी धजी क्यों थी और पैदल ही काम पर क्यों जा रही थी। आज रात दादी के साथ जाना मेरे लिए खुशी की बात होगी, मैथियस ने उठते हुए कहा। उसकी आवाज में सहजता थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ, कंधे सीधे किए। तो फिर हमें भी इस चैरिटी इवेंट के लिए ठीक से तैयार होना चाहिए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उस मुस्कान के पीछे एक साफ इरादा छिपा हुआ था। क्राई इवन बेटर बैग चैप्टर 79 के बाद की कहानी। इस कहानी का सफ़र अब एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गया है जहां इंतज़ार लंबा हो सकता है। ऑथर ने थोड़े समय के लिए विराम लिया है, यानी नए चैप्टर आने में देरी हो सकती है और अपडेट्स भी अब अनियमित रहेंगे। लेकिन सच कहूँ, एक रीडर के लिए कहानी के बीच में रुक जाना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे की कहानी का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि कहानी का एहसास और उसका जुड़ाव बना रहे। क्योंकि मैं सिर्फ एक रीडर नहीं हूं, मैं एक ऑथर भी हूं। मैं समझती हूँ एक कहानी लिखने में कितना समय, धैर्य और भावनाएं लगती हैं। कभी कभी एक किताब को पूरा करने में सालों लग जाते हैं, और वही एक रीडर उसी कहानी को सिर्फ एक ही दिन में ख़त्म कर देता है। हर पन्ने के साथ उसका उत्सुकता बढ़ती जाती है। अब क्या होगा, आगे क्या ट्विस्ट आएगा, इसका अंत कैसे होगा। मैंने खुद अपनी कहानी फोबिया को लिखने में 2-3 साल दिए हैं, लेकिन रीडर्स ने उसे एक ही दिन में पूरा पढ़ लिया, उसी बेचैनी और उत्साह के साथ। यही फ़र्क है और यही कनेक्शन भी। तो चलिए इसी कनेक्शन को बनाए रखते हुए हम इस कहानी के आगे के सफ़र को साथ में महसूस करते हैं। कहानी रुकी है, खत्म नहीं हुई, और जब तक आगे की चैप्टर नहीं आते तब तक हमारे साथ बने रहिए आगे की स्टोरी के रिव्यू के लिए। एक छोटी सी बात और, इस वीडियो में मैंने मानवा के कुछ पुराने फोटोज़ भी इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि बिल्कुल नए और एकदम सटीक इमेज बनाना आसान नहीं होता। साथ ही मैंने कुछ AI इमेज बनाने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए ताकि कहानी को और अच्छे से आप तक पहुंचा सकूं। आपको ये प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो भी, और अगर कुछ कमी लगे वो भी कमेंट में शेयर करना। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर आप भी इस कहानी को मेरे साथ आगे महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप भी इस कहानी को मेरे साथ आगे महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।